हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। यूनिट नंबर 9 यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग लास्ट चैप्टर पे यहाँ पर हैं और गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो हम लोग स्टार्टिंग में बजट वगैरह इंट्रोडक्शन देखे थे, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ देखे थे। आज हम लोग नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 2 डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड, या फिर यहाँ पर एक्सपेक्टेड भी डाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। याद रखिएगा। इसके लिए जो भी सरकार का जो बजट बनाती है तो उसका उद्देश्य होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है। उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कानून वगैरह बनाती है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज, दो प्रकार से करती है। और यहाँ पे इतना याद नहीं रखिएगा, ये रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके बाद रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इनकम एंड वेल्थ, कल सब डिटेल में बताए थे। इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ रिपब्लिक इंटरप्राइजेज, और एक और होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद रिड्यूसिंग रीजनल डिसपेरिटी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए सरकार क्या करती है, बजट बनाती है, और उसके लिए फिर बाद में कानून वगैरह बनाते हैं। तो कानून में सब ऑब्जेक्टिव दिखता है, तो इसीलिए बजट तैयार करती है कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। कैसे फुलफिल होगा, कानून वगैरह बनाती है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ बजट। और डिफिनेशन पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव देखिए हर साल यहाँ पूछता है। एक्सप्लेन करने के लिए चांस कम है, लेकिन आपको लिखने के लिए जरूर देगा। एक्सप्लेन 2 लाइन करते हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन नहीं करते हैं तो आप कम से कम याद रखिए पॉइंट को जरूर, ठीक है। उसके आगे पीछे कुछ लिख भी सकते हैं, पढ़िएगा तो समझ कर। चलिए, कंपोनेंट ऑफ बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू बजट और आपका कैपिटल बजट, 2 बजट के बारे में देखे थे। अब एक एक करके इन दोनों का भी 2 टाइप था। पहले रेवेन्यू बजट है तो रेवेन्यू बजट के भी 2 था, और कैपिटल बजट के भी 2 होगा। तो रेवेन्यू बजट में 2 थे, हम लोग एक एक करके देखेंगे आगे चलकर। यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी प्रकार कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 यहाँ पर भी थे। लेकिन अब हम लोग और एक और बात, आप लोग सोचिएगा कि सरकार कानून बना दे और कानून में ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया तो बजट निकालने का क्या आवश्यकता है। तो बजट नहीं निकाले तो कानून बनाएगी किस पे। बजट में लिखा रहता है ना कि इस पे इतना खर्च करना है, यहाँ से इतना आएगा, तो उस टाइप से कानून बनाते हैं, कानून से सब कुछ फिर फुलफिल होता है, ठीक है। तो वहाँ सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि डिफिनेशन वगैरह पूछता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछता है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल और कैपिटल के भी 2 थे, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम लोग रिसिप्ट को करके देखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को आज देखेंगे, और इसके बाद हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाद में देखेंगे। अभी आप सिर्फ रिसिप्ट यानी कि प्राप्त होने पर ध्यान दीजिए, पैसा आने पर ध्यान दीजिए। एक कैपिटल रिसिप्ट आएगा, एक आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, 2 आएंगे, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग देख लिए थे। इसके टाइप देख लीजिए। कैपिटल रिसिप्ट के लिए कल बताए थे, बोरोविंग, रिकवरी ऑफ लोन्स, और फिर अदर रिसिप्ट आता है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट, अलग डिटेल में सबको देखेंगे। इसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट भी आपका डायरेक्ट टैक्स वगैरह और नॉन टैक्स, इतना सारे पॉइंट है, तो सब पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इतना कुछ है रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त होने में। तो प्राप्त दो तरह से होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि बजट रिसिप्ट इसका पूरा नाम होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार बजट एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इतना बात याद रख, कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें कन्फ्यूज होने का चांस रहता है, इसलिए अच्छे से, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर है तो दोनों में एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट है तो दोनों में रिसिप्ट, दोनों कहने का मतलब रेवेन्यू में भी और कैपिटल में भी, ठीक है ना। अभी रिसिप्ट देख रहे हैं तो दोनों में होगा, रेवेन्यू में भी और कैपिटल में भी। फिर एक्सपेंडिचर देखेंगे तो दोनों में होगा। बात को समझ गए। तो इस प्रकार से सरकार पैसा प्राप्त करती है। तो फर्स्ट आइए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट क्या है। और यहाँ पर बजट रिसिप्ट भी थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर करना चाहिए था ना। अच्छा, ठीक है। सोर्सेस ऑफ टैक्स रेट यहाँ पर, चलिए ठीक है। बजट रिसिप्ट ही है, बजट रिसिप्ट, हाँ ठीक है, इसको बता देगा। बजट रिसिप्ट को जब बताएगा तो उसके बाद बताएगा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। तो पहले देख लीजिए बजट रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये सब कंपोनेंट है, बजट का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ये सब तत्व है उसमें, बजट में सब रहता है, ये सब बात लिखा हुआ रहता है। उसी के अकॉर्डिंग कानून वगैरह बनते हैं, और वही जब कानून लागू होता है, जब दिखता है ग्राउंड लेवल पे, तब फुलफिल नज़र होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है तो सब फुलफिल होते दिखता है, ठीक है। तो चलिए, तो रेवेन्यू बजट रिसिप्ट क्या है, इट रेफर टू द एस्टिमेटेड, ये सब वर्ड को डालना है, एस्टिमेटेड अनुमानित, ठीक है ना। मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग ए गिवन फिजिकल ईयर, अनुमान लगाती है कि इतने सब सोर्स से मेरे इतना पैसा आने वाला है, ठीक है। रिसिप्ट बजट क्या है, बजट पहले से निर्णय रियल में आया नहीं है, अनुमानित है कि इतना पैसा यहाँ से आने वाला है, ये सब सोर्सेज से, ठीक है। ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर यानी कि एक साल के अंदर में 1 अप्रैल टू 31 मार्च से यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक है। तो बजट रिसिप्ट फ्रॉम द में फॉर द क्लासिफाइड आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब आइए आकर हम लोग यहाँ पर अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, सब कुछ एक सेकंड हम देखेंगे। वीडियो वगैरह चल रहे हैं सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, ना ही तो कोई लायबिलिटी उत्पन्न करेगा, लायबिलिटी करने का तो ना ही कोई जिम्मेवारी वगैरह हम पे लगेगा इस पर, ना ही कोई बोझ आएगा, एंड नॉर काउजेज एनी रिडक्शन इन एसेट्स, और ना ही
कोई एसेट्स में कमी आएगा, सरकार को एसेट जो पूंजी है, पूंजी में कोई कमी नहीं आएगा। ये पैसा प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए सपोज दैट आपको पैसा प्राप्त होता है, आप किसी से मांगते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेवारी होता है ना कि उसको लौटाना है, ठीक है। या फिर आपका तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, या आपके पास पैसा है, आपने साइकिल, आपके पास साइकिल था, साइकिल को बेच दिया तो पैसा है, आपके पास एसेट्स का कमी है ना। लेकिन इस रिसिप्ट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब कैपिटल में देखने को मिलता है, रेवेन्यू में कुछ नहीं, ठीक है। रेवेन्यू में नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी और नो रिड्यूस इन एनी एसेट्स, याद रखिएगा। तो इस टाइप से रेवेन्यू जो आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे, ठीक। दे आर रेगुलर, इरेगुलर होता है, वो क्या होता है आगे देखेंगे। रिकरिंग नेचर, हमेशा होने वाला होता है, ठीक। गवर्नमेंट रिसिप्ट दे मीन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, जो सालीना साल भर जो काम करते हैं तो उसी के आधार पर सब मिलने वाला है, और रेगुलर मिलता है, कंटिन्यूटी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक सेकंड, बहुत ठीक है। चलिए, रिसिप्ट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट, उस रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे जिसको इफ़ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन, दो कंडीशन को जब सेटिस्फाई करता है, नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट करे, और नो रिड्यूस एसेट्स, और कोई एसेट्स वगैरह भी रिड्यूस ना करे, दोनों में एक भी फुलफिल कर देगा तो आपका काम हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादातर दोनों देखने को मिलेगा, एक तो होता नहीं, मान लीजिए इसमें टैक्स आता है, टैक्स सरकार का पैसा, तो टैक्स से कोई एसेट्स वगैरह रिड्यूस तो होता नहीं, कोई लायबिलिटी तो बनता नहीं, तो दोनों ही फुलफिल हो जाता है एक ही साथ यहाँ पर। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर बात समझ गए कि रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, उसको बोलेंगे जो कि ना ही तो कोई हमको लायबिलिटी क्रिएट करेगा और ना ही कोई रिडक्शन करेगा, कोई एसेट्स वगैरह में कमी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका इसका भी दो टाइप होते हैं, सॉरी टू सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, दो सोर्स इसका आ गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। वो तो दो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, तो दो आपका उसका पार्ट हो गया। किसका पार्ट हुआ, बजट रिसिप्ट का दो पार्ट हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अभी हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट को देख रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में भी टू सोर्स है जहाँ से हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या, इसको पढ़िएगा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, रेवेन्यू रिसिप्ट आर द गवर्नमेंट आर द जनरली क्लासिफाइड इन द टू कैटेगरी, सरकार इसको दो भागों में बांटी है, पहला टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होता है। तो टैक्स देख लीजिए, टैक्स क्या होता है, टैक्स का डिफिनेशन भी पूछता है कि व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको अच्छे से करिएगा। चलिए, तो टैक्स रेवेन्यू इट रेफर्स टू द सम ऑफ द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द टैक्सेस एंड अंडर अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, ये सारे के सारे पैसा जो कि सरकार टैक्स से लेती है या फिर और भी बहुत सारी ड्यूटी सरकार लगाती है जिससे कि पैसा जनरेट करती है, ठीक है। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, नो वन कैन, क्या है, नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट, एक कंपलसरी पेमेंट होता है, कोई भी इसको मतलब कि रिफ्यूज नहीं कर सकता उसको पे करने से, उसको पे करना ही होगा, ठीक। टैक्स रिसिप्ट आर द स्पेंड बाय द गवर्नमेंट, जो टैक्स रिसिप्ट जो पैसा प्राप्त होता है वो खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, आप टैक्स दीजिएगा तो सरकार खर्च करेगी, ठीक है ना, फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कंट्री, जो लोगों का बेनिफिट हो तो उसके ऊपर खर्च करती है, ठीक है। तो टैक्स क्या हुआ, एक सिस्टम यहाँ से। अब यहाँ पे बजट का कैसे बात होगा, तो बजट सरकार बनाई, बजट से फिर कानून बनाई कि टैक्स लेंगे, उस टैक्स से पैसा आया तो बजट में जो जो ऑब्जेक्टिव थे उस पैसा से ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, ग्रोथ होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, ये सब काम होगा, ठीक है ना। चलिए बात को समझ रहे होंगे। तो टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द टैक्स अमाउंट विल बी यूज फॉर हिज डायरेक्ट बेनिफिट, अब टैक्स पेयर ये नहीं सोच सकता कि से हमने टैक्स पे किया है तो सरकार मेरे ऊपर खर्च कर, जी नहीं, आप अगर अमीर है तो आपका पैसा लेके गरीब पे खर्च करेगी, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। इसके बाद टैक्स रेवेन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट, देखे थे हम लोग ऊपर में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग किसको क्लासिफाई कर सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, सबसे पहले बजट रेवेन्यू, बजट रिसिप्ट होगा, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बजट रिसिप्ट में हम लोग कैपिटल रिसिप्ट और आपका एक रेवेन्यू रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट को देख रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो सोर्स होते हैं प्राप्त करने का, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो डायरेक्ट टैक्स और नॉन डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट ना, टैक्स और नॉन टैक्स था, एक बार रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, क्या था यहाँ पर, टैक्स और नॉन टैक्स, वही टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे क्लियर होगा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दो यहाँ पर सोर्स होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को प्राप्त करने के लिए। अभी कैपिटल रिसिप्ट माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है, वह भी रिसिप्ट है, बजट रिसिप्ट। तो बजट रिसिप्ट का रेवेन्यू रिसिप्ट के दो प्रकार से रेवेन्यू अति टैक्स और नॉन टैक्स, और यहाँ पर टैक्स के भी दो क्लासिफाई किया, टैक्स को भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इतना क्लासिफिकेशन इसको अच्छे से जब करिएगा तब याद हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसा कि देख लेते हैं, ये रेफर्स टू द टैक्सेस दो आर इम्पोज ऑन द प्रॉपर्टी इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि आपको इनकम पे प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट लगने वाला टैक्स होता है, कंपनी के लग सकता है, कंपनी पर भी लग सकता है, एंड पे डायरेक्टली बाय द टू द गवर्नमेंट, जो कि डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट को देना होगा, आपसे यहाँ मतलब कि देना ही देना है, क्या है, इट आर द इम्पोज ऑन द इंडिविजुअल, और कंपनी पे इम्पोज किया जाता है। द लायबिलिटी टू पे
आपको यानी कि पे करने का दायित्व है, लायबिलिटी, इसको इम्पैक्ट बोलते हैं, प्रभाव। एंड द एक्चुअल बर्डन, जो रियल में जो बर्डन उसका हुआ ऑफ द टैक्स का, जिसको इंसिडेंस बोलते हैं, लाई ऑन द सेम पर्सन, यानी कि जिसके ऊपर जिम्मेवारी है उसी को पे भी करना है, किसी और को नहीं कर सकते कि तुम पे कर दो, ठीक है ना। तो इट इज़ द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, ये जो बर्डन है, बोझ है पे करने का, किसी और पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स का बात है। दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड द इनकम लेवल एंड परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल एंड हेल्प टू चेंज, क्या है, हेल्प टू चेंज द लेवल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी। इससे एग्रीगेट डिमांड जो डिमांड करता है कंज्यूमर वगैरह, तो उससे कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि टैक्स से पैसा चला जाता है गवर्नमेंट के पास, तो इसके पास पैसा बचेगा नहीं, तो क्या डिमांड करेगा, तो डिमांड देखने में कमी मिलता है इकोनॉमी में। इतना कुछ था। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो कि कॉर्पोरेट किस पे लगता है, कंपनी वगैरह पे लगता है, बिजनेस में लगता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट हो गया टैक्स का, वेल्थ टैक्स हो गया, डेथ ड्यूटी हो गया, कैपिटल टैक्स हो गया, सब इतना सारे एक दो नाम याद रखिए, कॉर्पोरेट और इनकम को याद रखिए, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स देख लीजिए, तो यहाँ पर टैक्स का दो टाइप होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो क्या, इट इज़ द रेफर टू दोज टैक्सेस विच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि इनकम प्रॉपर्टी को प्रभावित करेगा, ठीक है, एंड कंपनी थ्रू देयर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब आप कंजप्शन करिएगा तो उसी के आधार पे आपका इनकम में कमी देखने को मिलेगा। कैसे होता है देख लीजिए, दे आर इम्पोज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज किया जाता है, वो किस पे था, वो आपका इनकम पे था या आपका गुड्स और सर्विसेज पे। लायबिलिटी टू पे, यानी कि जिसको इम्पैक्ट बोलते हैं, एंड एक्चुअल बर्डन, रियल बर्डन, इंसिडेंस जिसको बोलते हैं, लाई ऑन डिफरेंस पर्सन एंड बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं ना। मान लो कोई फैक्ट्री में कोई सामान बना, सामान प्रोड्यूसर उसको थोड़े पे करेगा, सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, वो क्या करेगा, सामान को बेच के कंज्यूमर से कहेगा तुम पे करो, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट करवा देता है, यहाँ पे आप शिफ्ट इसको कर सकते हैं। लेकिन जो रियल बर्डन है, जो कि फैक्ट्री पर लगने वाला है कि नहीं, आप इतना मशीन लगाया तो आपको देना है, तो आप उसको देना ही देना होगा, ठीक है ना। तो गुड्स और सर्विस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी पर डायरेक्ट लग रहा है तो उसको आप डायरेक्ट टैक्स में, इनकम में जाओ है तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। जितना भी इनकम जनरेट हो रहा है कंपनी में तो देना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल में सेल टैक्स बेचिएगा, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसको बोलते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, कस्टम ड्यूटी, ये सब लगता है, तो ये सब आपका गुड्स और सर्विस के कंजप्शन पर इनकम इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। एक और यहाँ पे सवाल है कि हाउ डू यू क्लासीफाई एज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे क्लासीफाई करेगा, ये किसका पार्ट है, यह टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, ठीक है। और एक बार नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है, तो टैक्स रिसिप्ट का पार्ट है। अब नॉन टैक्स हम लोग आगे देखेंगे, टैक्स का पार्ट है, तो कैसे करिएगा, ये टैक्स इज डायरेक्ट, उस टैक्स को डायरेक्ट बोलेंगे इफ़ द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, उसका बर्डन बोझ शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। एंड एक सेकेंड, और इसके बाद क्या है, ए टैक्स इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, ये द बर्डन कैन बी शिफ्ट, जिसका बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा इसमें, उसको बर्डन को आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल था, बर्डन को शिफ्ट कर पाएंगे तो आपका हो गया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो गया, डायरेक्ट। सिंपल सा डिफरेंस भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसको आराम से करिए, अच्छे से करिए, देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स आर द लिव्ड ऑन द इंडिविजुअल और कंपनी पर लिया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द लिव्ड ऑन किसके, सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज पे हो गया। पहला इसका इम्पैक्ट प्रभाव देख लिए। इसके बाद शिफ्ट ऑफ द बर्डन, तो शिफ्ट यहाँ पे होगा शिफ्ट, डायरेक्ट कभी भी शिफ्ट होगा नहीं होगा, तो बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। एंड दैट इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट, यानी कि जो लाइबिलिटी है इम्पैक्ट, और जो आपका एक्चुअल बर्डन है इंसिडेंस, तो दोनों ऑन द सेम पर्सन पे होता है, उसी को सपोज करना है जिस पे लगा है। द बर्डन ऑफ द इंसिडेंस टैक्स कैन बी शिफ्टेड, ठीक है ना। इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑन द डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन पे इसको देखने को मिलता है। इसके बाद नेचर देख लीजिए, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब प्रोग्रेसिव क्या होता है, बढ़ने वाला, समय समय पे बढ़ने वाला, इसे नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पर डिटेल में, लेकिन जो बढ़ने वाला, एंड इट एज द प्रोपोर्शनली इन नेचर, यानी कि बढ़ जाने वाला, ये बढ़ जाता है, प्रोपोर्शनल यानी कि बढ़ने वाला होता है, ठीक है। आपका बढ़ जाएगा, दूसरे पे दे दो, शिफ्ट कर दो, इतना इतना दे रहा है, बढ़ने वाला नहीं है, जितना लग गया उतना ही आधार पर लगेगा, इस टाइप से। एंड दे हैव लिमिटेड एज दे आर कवरेज, क्या है कवरेज, दे हैव लिमिटेड रीच एज देयर डू नॉट रीच ऑल द सेक्शन। हर एक के पास नहीं ना पहुँचता, डायरेक्ट टैक्स सरकार सबसे नहीं ले सकती, लेकिन गुड्स एंड सर्विस वाला टैक्स सबसे लिया जा सकता है। दे हैव वाइड कवरेज एज दे रीच ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हर एक के पास, आप बिस्किट आप भी खाते हैं, गरीब आदमी अमीर है, सब खाता है, तो सबसे लिया जा सकता है। चलिए, तो इसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज़ द सिस्टम विच द टैक्स रेट रिमेन्स द कांस्टेंट विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम, यानी कि इनकम बढ़ने घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, यानी कि अनुपातिक है, अनुपात क्या हिंदी इसको बोलते हैं, अनुपात या जो भी, तो उतना ही फिक्स है, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है, फिक्स कर दिया। अब प्रोग्रेसिव नाम से क्लियर है, प्रोग्रेस करेगा। इट इज़ द सिस्टम इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम लेवल,
ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स में बढ़ेगा, अब इनडायरेक्ट में नहीं होगा, वहाँ पे प्रोग्रेसिव नहीं होगा। ठीक है, एक आता है रिग्रेसिव, घट जाएगा रिटर्न वापस। क्या, इट इज़ द सिस्टम इन विच रेट ऑफ टैक्स आर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द क्या टैक्स पेयर। एक सेकंड, घटेगा विथ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। आपका टैक्स यहाँ पे उल्टा बोल दिया कि ऐसा नहीं कि इनकम घटेगा तब घटेगा, नहीं, इनकम बढ़ने पर भी घटेगा, तो यह आपका होता है रिग्रेसिव टैक्स। तो ऐसा भी टैक्स होता है, तो इसके बारे में हमको भी आइडिया है नहीं, इतना डीप नहीं पूछेगा, आपका डिफरेंस यहाँ पूछेगा कि डायरेक्ट बताइए और इनडायरेक्ट बताइए। चलिए अब हम लोग आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू देख लिया और नॉन टैक्स रेवेन्यू देख लिया, दोनों किसका पार्ट है, बजट रिसिप्ट का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो और टैक्स में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि टैक्स के रूप में नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, टैक्स क्या था, कंपलसरी पेमेंट था, उसको पे करना ही करना था। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट, जो कि टैक्स रिसिप्ट से नहीं आता है, उसके अलावा जितने भी सोर्स हैं जहाँ से पैसा आते हैं, ये सभी को हम लोग बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। द मेन सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू आर, देखिए यहाँ पर डिटेल में सब दिया हुआ है, आराम से पढ़िए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या, गवर्नमेंट रिसिप्ट इंटरेस्ट ऑन द लोन, सरकार लोन दे किसी को तो वहाँ से उसका पैसा आने वाला है। ठीक है, तो लोन का पैसा तो बाद में आ ही जाएगा, ठीक है ना, लोन का पैसा तो बाद में आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तो इंटरेस्ट आ रहा है तो कोई लायबिलिटी भी सरकार पर नहीं बन रहा है कि हमको रिटर्न करना है, ठीक है ना, कोई एसेट्स भी नहीं घटेगा, लेकिन एसेट्स घटता है, आगे चल कर देखिएगा तो एसेट्स घटता है कि जब लोन दे दिया सरकार, किसी को पैसा दी है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे चल के, यहाँ पे आपको पैसा अर्न पे ध्यान देना है, वहाँ पे कैपिटल में देखेंगे, कैपिटल में देखेंगे कि लोन सरकार किसी को दे रही तो सरकार का एसेट घट जाता है, पैसा घटता है। मानते हैं कि इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे ऐड करेंगे रिसिप्ट में, और जो पैसा दे रहे हैं किसी को तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आगे ऐड करेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि बजट घटता है। तो यहाँ पे एक ही फुलफिल हो रहा है, क्या फुलफिल हो रहा है, इंटरेस्ट में क्या फुलफिल, पैसा तो चला गया, तो एसेट्स में तो कमी आया, लेकिन हमको लायबिलिटी नहीं बना, तो एक ही फुलफिल हो रहा है। तो क्या बोले थे कि कभी कभी एक ही फुलफिल होगा, तो आप ये मत बोलिएगा कि फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए हो गया इंटरेस्ट। चलिए, तो गवर्नमेंट रिसिप्ट इंटरेस्ट ऑन द लोन पे एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, यूनियन टेरिटरी सबको लोन देती है तो वहाँ से पैसा आता है, प्राइवेट इंटरप्राइज कंपनी को भी देती है, एंड जनरल पब्लिक को भी लोन देती है तो वहाँ से पैसा आता है। इंटरेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम दिस लोन्स इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट सोर्स। इसके बाद प्रॉफिट एंड डिविडेंड, देखिए डिविडेंड भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट एक रियल प्रॉफिट आ गया, कुछ और लास्ट में जो पैसा बच जाता है कंपनी को, तो क्या क्या करती है, जो कंपनी का मालिक है पैसा बांट देता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सबको शेयर करता है, तो उसी को बोलते हैं डिविडेंड भी। ठीक है ना, इस टाइप से भी होता है। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट अर्न प्रॉफिट थ्रू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी, लाइक इंडियन रेलवे है, LIC है, BHL है, ETC, एंड इट्स अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द प्रोडक्ट सच एज द पब्लिक इंटरप्राइजेस, से बेच कर भी पैसा कमाते हैं वहाँ से। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द डिविडेंड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंपनी, और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से कुछ ज़्यादा फायदा गेन भी वहाँ से प्राप्त करती है। कोई कंपनी में इन्वेस्ट की तो वहाँ से गेन पैसा प्राप्त करेगी ना, तो डिविडेंड के रूप में उसको मिलता है। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट वगैरह को सेल कर भी पैसा प्रॉफिट वगैरह कमाती है, तो इतना कुछ प्रॉफिट में आ गया। फुल फॉर्म दिया हुआ LIC क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और BHEL का तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। फी क्या है, फी भी होता है, देख लीजिए फी में क्या बोल रहा है, जैसे कि आप देखिए रजिस्ट्रेशन फी हो गया, ठीक है ना, कोर्ट फी हो गया, इंपोर्ट फी हो गया। तो क्या होता है, इट रेफर्स टू द चार्ज इम्पोज ऑन द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकवरी रेकरिंग सर्विसेज, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाई इट, बार बार होने वाला, रेकरिंग है ना, हमेशा होने वाला सब चीज़ है। एंड सच सर्विसेज जनरली पब्लिक लेती है फी के रूप में। रिसीव एल्सो कंपनी कंपलसरी होता है टू द कंट्रीब्यूशन, तो इतना कुछ फी के रूप में भी सरकार पास आता है। उसके बाद लाइसेंस फी, ड्राइवरी लाइसेंस वगैरह बनेगा तो उसके रूप में भी, ठीक है ना। द पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन, सब कुछ करने के लिए परमिशन, हमने बाइक चलाना है तो कोई परमिशन चाहिए ना, तो उसके लिए तो लाइसेंस बनाना होगा तो पैसा वहाँ से भी सरकार को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, व्हीकल वगैरह गाड़ी वाला। इसका फाइन एंड पेनाल्टी, इसको भी देख लीजिए, कुछ फाइन लगाते हैं सरकार, पेनाल्टी, कुछ काम लेट फाइन लगता है, इस टाइप से। कौन सा पेमेंट टैक्स, पेनाल्टी लगेगा ना, सरकार बोलेगी आपको इस टाइम पे आना है कोर्ट में नहीं आएगा तो क्या लगेगा, पेनाल्टी लगेगा। ठीक है ना, चलिए तो फाइन्स पेनाल्टी वहाँ पे आ गया। ऊपर में क्या था, ऊपर में इसके ऊपर क्या था, लाइसेंस फी था ना, ठीक है, लाइसेंस फी था, और यहाँ पे फाइन्स हो गया। फी अलग चीज़ है, फाइन्स अलग चीज़ है, ठीक है ना। फाइन जिसको लेट फाइन, फी आपका कंटिन्यू देने वाला है, यहाँ पे आप लेट करिएगा तब देना है, ठीक है, इस टाइप से। द रेफर्स टू द दोज पेमेंट विच आर इम्पोज ऑन द लॉ ब्रेकर, कानूनों का तोड़िएगा तो फॉर एग्जाम्पल फाइन्स इम्पोज ऑन द क्या है, जंपिंग रेड लाइट्स तोड़िएगा, ठीक है ना, पेनाल्टी, नॉन पेमेंट टैक्स। तो सिंपल से पढ़िएगा, सब खुद से समझ में। एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं है, इसको बताते हैं क्या है कि इट रेफर्स टू द क्या है, स्चीट्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और सर्व।
विल, यानी कोई भी आप यानी कि आपका जो बच्चा हो गया या वंशज में अगर नहीं छोड़ते हैं जो कि लीगल रूप से आपका है, तो सरकार क्या करती है, दावा करती है कि ये प्रॉपर्टी मेरा हो गया। आपका बच्चा नहीं तो प्रॉपर्टी क्या मेरा हुआ, तो क्लेम करके दावा करती है, तो वहाँ से पैसा आता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। इसके बाद गिफ्ट एंड ग्रांट्स, सरकार को गिफ्ट मिलती है, ग्रांट्स डोनेशन वगैरह मिलती है, बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं इसके ग्रांट्स, मतलब कि अनुदान वगैरह कुछ होता है तो सरकार को मिलती है। जैसे कि कैसे कब मिलती है, गवर्नमेंट रिसीव्ड गिफ्ट्स ग्रांट्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स, विदेशों से मिलता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। सम टाइम इंडिविजुअल एंड कंपनी आल्सो वॉलंटियर गिफ्ट मनी टू द गवर्नमेंट, कभी कभी कोई इंडिविजुअल सरकार को मनी गिफ्ट में देता है। एंड सच गिफ्ट एट द नॉट ए फिक्स्ड सोर्स, नहीं होता है, ठीक है ना, एंड फिक्स नहीं है। एंड रेवेन्यू आर द जनरली रिसीव ड्यूरिंग द नेशनल क्राइसिस वगैरह जब होता है तो उस समय मिलता है। इस टाइप से भी आपका होगा, जब आपका फिक्स में नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो आता है वो फिक्स में होता है, रिकरिंग होता है, बार बार होने वाला है। कभी कभी एक्सेप्शन, ये सब रिकरिंग है नहीं, कभी कभी होता है। एक दो और है, चलिए अभी और थोड़ा सा, इसके बाद वीडियो भी चलो, ठीक है। इसके बाद एक और है आपका 4 फीचर्स, देखिए बहुत सारा हो गया तो इसलिए वीडियो आज कम ही बनाएंगे, इतना ही स्टॉप करेंगे, तब पढ़िए समझिए अच्छे से, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। तो 4 फीचर क्या है, नया नया वर्ड मिला होगा ना, 4 फीचर, दीज आर द फॉर्म ऑफ पेनाल्टी विच इम्पोज ऑन द कोर्ट्स फॉर द नॉन कंप्लेन ऑर्डर, नॉन फुलफिलमेंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स का ऑर्डर वगैरह नहीं करेगा तो वहाँ पर आपको टैक्स लगा देगा, चार्ज लगा देगा। एंड स्पेशल असेसमेंट भी होता है, इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ द दोज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू हैज़ अप्रिसिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी उसका वैल्यू बढ़ गया, सरकार कुछ काम की है तो आप वहाँ से आप उसको पैसा दीजिए, ठीक है ना। सरकार आपके घर के सामने कुछ सामने बना दी तो यहाँ से आपको कुछ पैसा लेगी कि आप थोड़ा सा बढ़ाइए, रेट बढ़ गया, आपका चार्ज बढ़ेगा, यहाँ से लगेगा टैक्स वगैरह, इस टाइप से भी। इतना डिटेल में पूछेगा, 2-4 नाम याद रखिएगा ये सब, ठीक है ना। गिफ्ट वगैरह, फी फाइन्स वगैरह डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, एग्जाम्पल के रूप में 1-2 याद रख सकते हैं। और आपका इसके बाद क्या पढ़ना हम लोग को, कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट के 2 प्रकार होते थे, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट को अच्छे से हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो आज यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। पेज नंबर कितना हो गया है, पेज नंबर 11, अब आई थिंक 12 में एंटर कर गए हैं, तो पेज नंबर 11, यहाँ 11 तक क्लियर करिए। 5 चैप्टर, कल 5-6 पेज था, 6 पेज, इतना पढ़िए, अच्छे से समझिए। कहीं से कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पे करिएगा, भैया हमको दिक्कत हो रहा समझ में, तो उसको हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। 9142042534 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो पसंद है थोड़ा सा लाइक करिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।